हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेट एक्सेल। तो हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किए थे, जिसमें एटॉमिक डेल्टन एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल था एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करी थी एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हुए। पहले तो हमने एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या बातें बताता है, वो सब हमने डिस्कशन किया था। देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट में हमने एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लेक्चर नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो आज इसमें हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ 4 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। और पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है नीट के पेपर में। तो लेक्चर अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर पहले टॉपिक से, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड से। ठीक है, अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में था क्या। आपको याद है कि उसने गोल्ड फॉइल पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल में क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने अल्फा रेज एमिट करवाई थी जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से गोल्ड फॉइल को उसने कवर कर लिया था। देन उसने ओवरऑल लास्ट में एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था कि एक्चुअल में एटम दिखता कैसा है। एटम के सेंटर में डेंस पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था। क्या बातें पता चली थी कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बाहर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यही कुछ हमें पता चला था, राइट। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस अगर मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल is moving continuously then some amount of energy is emitted by charge particle in form of photon। ठीक है, फोटोन के फॉर्म में वो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो फोटोन के फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। अब एक चीज बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करता जा रहा है तो क्या पहले जितना, देखो फिर से समझो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी लूज करता जा रहा है तो वो जितना पहले डिस्टेंस कवर कर पा रहा था क्या उतना ही कर पाएगा? नहीं। अगर इसकी एनर्जी कम होती जा रही है तो इसका जो पाथ कवर करने का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और छोटा होते होते एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जाके समा जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो, क्योंकि कुछ अमाउंट की एनर्जी ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट की एनर्जी ये एमिट करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ये एच म्यू है।
ठीक है, ये मैं एच म्यू क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ से आया, ये आगे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। ठीक है, अगर तुम भी अगर मैं तुमसे कह दूं कि फर्स्ट फ्लोर से आपको 10th फ्लोर सीढ़ियों से चलना है, तो आप भी क्या करोगे, 10th फ्लोर तो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करते जाओगे, लूज करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं तुमसे कहूँ और 10 फ्लोर चढ़ो, तो वो सेम स्पीड नहीं रहेगी, सेम फ्रिक्वेंसी आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, उतने ही टाइम पीरियड में आप कवर नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो है चक्कर लगाते थक जाता है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ केस है। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं समा रहा। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली एक ही पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है। तो इस चीज को जो है रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यही जो है रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बना। बात समझ में आई। ठीक है, अब इस चीज का जो जैसे मान लीजिए डेल्टन का ड्रॉबैक क्या था, वो स्ट्रक्चर या न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको थॉमसन ने किया। थॉमसन का जो मॉडल था उसको नोबेल प्राइज वगैरह सब दे दिया गया, लेकिन एट द एंड रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट को ही गलत साबित कर दिया। फिर रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक आ गया, जिसको आगे जाके बोर जो साइंटिस्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, तो वो इस बात का जवाब देगा। तब तक के लिए आपको इस ड्रॉबैक के एक्सप्लेनेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ और टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगी इस टॉपिक को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हालांकि ये आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन हम कुछ जनरल बातें यहाँ भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर्स में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ बातें हम पढ़ेंगे, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो ये सब हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है, जो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो टाइप की वेव है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है, दो टाइप की वेव्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉरी एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है, अब समझो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या किसी भी तरीके की एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होती है, तो वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है यहां पर, पहला पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the energy transmitted from one body to another body in the form of wave। किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। अब ये जो वेव है, ये दो टाइप की वेव है। कौन कौन सी वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक एक इलेक्ट्रिक वेव है और एक मैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इन ईएम वेव्स, इन ईएम वेव्स टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट, टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट। कौन सी वेव है, एक तो इलेक्ट्रिक वेव है और एक मैग्नेटिक वेव है। ठीक है, दो टाइप की वेव, और ये दोनों वेव जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती रहती है। ठीक है, दिस बोथ वेव्स ट्रेवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे चलती रहती है, यानी कि एक वेव, देखो मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, तो एक वेव अगर यूं चल रही है, ठीक है, तो दूसरी वेव जो है ये इस प्लेन में चलेगी, इस प्लेन में, ये वाले प्लेन में। ठीक है, एक वेव अगर इस प्लेन में चल रही है, देखो इस प्लेन में, जिस लाइन में मैं खड़ा हूं उसी लाइन में अगर चल रही है,
ठीक है, तो दूसरी वेव जो है वो इस लाइन में चल रही होगी। आप किसी को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या किसी को भी किसी को भी इलेक्ट्रिक और किसी को भी मैग्नेटिक वेव मान सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन वाली वेव जो है, ग्रीन वाली को आप इलेक्ट्रिक वेव मान लीजिए, ठीक है, और ब्लू वाली, वायलेट या ब्लू जो भी कलर आप इसको मानते हो, ठीक है, और ये वाली वेव को आप, जैसे इसको अगर आप मैग्नेटिक वेव मान रहे हो, ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रिक वेव मान लीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली चल रहे हैं। एक अगर इस प्लेन में चल रही है तो ये आगे पीछे, ब्लू वाली जो वेव है वो आगे पीछे चल रही है, ठीक है, एंड ग्रीन वाली वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। तो आई थिंक आपको ये दोनों वेव का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे ट्रेवल कर रही है, यानी कि परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़नी है जो वेव को डिफाइन करते हैं, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक जनरल वेव डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वेव है, ठीक है, ये स्ट्रेट वेव है और ये कंटिन्यूअस ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। ये वेव ऐसे चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है। अब इस वेव में जो अपर पार्ट होता है, ये जो अपर पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है, क्रेस्ट। और जो ये लोअर पार्ट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है, ट्रफ। तो अपर पार्ट वाले को क्या बोला जाता है, जो भी वेव का अपर पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोला जाता है ट्रफ। क्लियर है, तो दो टर्म्स तो ये हो गई, क्रेस्ट एंड टफ। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लैम्बडा से डिफाइन करते हैं, इसको लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा, लैम्बडा, ठीक है। अब लैम्बडा क्या होता है, तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, कलर चेंज करते हैं, पिंक कलर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ के बीच में, भाई यहाँ पे भी तो ट्रफ आएगा एक, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं ये कुछ ऐसे कंटिन्यूस चलाता जाऊं तो यहाँ पे ट्रफ आएगा, एक ट्रफ ये मान लीजिए, एक ट्रफ ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ या टू क्रेस्ट, इसको क्या बोला जाता है, लैम्बडा बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ इज कॉल्ड लैम्बडा, ठीक है। तो क्या होता है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ठीक है, टू नियर क्रेस्ट एंड और टू ट्रफ, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक एंगस्ट्रॉम अगर यूनिट दे रखी है तो उसमें 10⁻⁻10 मीटर है। अगर एक नैनोमीटर दे रखा है तो इसका मतलब उसमें 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ही ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे, और सेंटीमीटर मीटर तो आपको पता ही है कि एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, तो आगे चलते हैं। देखिए, वेवलेंथ हो गया, अब वेवलेंथ के बाद होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये ही दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की, सबसे मतलब इस टॉपिक की। तो दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
ठीक है, ध्यान से समझना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये कहती है कि एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांसफर करती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक सेकंड में क्रॉस करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in a 1 second is called फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिफाइन करते हैं? ये म्यू से डिफाइन करते हैं, म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लिया आपने, ठीक है, अब ये पॉइंट पकड़ लिया तो ये जैसे ये एक वेव हो गई यहां से लेकर, देखो ये एक वेव हो गई, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है एक सेकंड में, मान लो एक सेकंड में 10 वेव पास कर रही है, जैसे इस पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव पास कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड में एक ही वेव पार हो रही है, यानी कि एक सेकंड में 1 वेव और एक सेकंड में 10 वेव पार हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि एक सेकंड में 10 वेव पार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेव बहुत फास्ट फास्ट चल रही है, फास्ट फास्ट चल रही है। देखो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि एक सेकंड एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पार हो रही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, वेव क्या होती है? वेव आप ध्यान से देखिए, वेव क्या होती है? वेव क्या चीज है? आप ध्यान से देखिए कि वेव होती कुछ यही है, यही वेव है। सॉरी, वेव गलत बन गई, यही वेव है। अब एक चीज बताइए कि अगर जितना बड़ा क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो एक वेव को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पार करने में ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, या यूं कह लो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसी वेव है जो इसके बीच में, जो जिसका लैम्बडा या जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर किसी वेव को पार होना है तो वो बहुत कम टाइम पीरियड लेगी या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेव पार हो जाएगी अगर वेवलेंथ छोटी है। और अगर वेवलेंथ बड़ी है तो यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि एक सेकंड में पर्टिकुलर एक पॉइंट से कम नंबर ऑफ वेव पार हो पाएगी, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि अगर लैम्बडा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? फ्रिक्वेंसी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी, तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगी सी, ठीक है। सी, सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यहां पे सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट ही सोच रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये भी जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही चलते हैं, या यूं मान लो इनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर ही होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पर हमने दो चीजें क्लियर कर ली है, एक तो है वेवलेंथ और एक है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है
या एम्पलीट्यूड से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, वेव नंबर। ठीक है, इसको न्यू बार से डिनोट किया जाता है। क्या डिनोट किया जाता है? म्यू बार से। तो वेव नंबर क्या होता है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, नंबर ऑफ वेव्स की बात हो रही है। अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी की बात हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर बात तो हो रही होगी ना कि पर्टिकुलर डिस्टेंस में या पर्टिकुलर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव है। नंबर ऑफ वेव्स तो कितनी भी हो सकती है। हो सकता है 10 सेंटीमीटर के अंदर 100 नंबर ऑफ वेव्स आ रही हो सकता है 10 सेंटीमीटर के अंदर एक ही वेव आ रही हो सकता है 10 सेंटीमीटर के अंदर 5 वेव आ रही हो। ठीक है, तो एक कोई ना कोई पर्टिकुलर यूनिट भी तो फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई इतनी डिस्टेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है। तो यही वेव नंबर हो गया, यही तो डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, वो यूनिट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी आपका यूनिट डिस्टेंस हो। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में। और ये क्या होगा, वेव नंबर जो है वो 1/λ के बराबर होगा डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेव नंबर। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे देखो ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं आपको। आज के लेक्चर में आपको जो इंपॉर्टेंट लास्ट में हम फॉर्मूलाज लिखते हैं कि इस लेक्चर में कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आज वो आपको भर भर के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक वेव नंबर आपका क्लियर है। उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड तो सिंपल सी चीज़ है, ये आप जानते हो कि किसी भी वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम पीरियड लग रहा है वो बेसिकली टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब नंबर 5, जो कि है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से डिफाइन करते हैं। ये हमारे ज़्यादा कुछ खास काम का है नहीं, ये फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हो। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है? एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है हाइट ऑफ क्रस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ। ठीक है, तो क्या होता है एम्पलीट्यूड? हाइट ऑफ क्रस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अभी हमने यूनिट डिस्कस नहीं करी है, तो पहले मुझे ये बताओ कि यूनिट डिस्कस करने से पहले आपको ये सारी टर्म्स तो क्लियर है? ठीक है, अब टर्म्स के हिसाब से ही हम बातें करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, वेव लेंथ आ रहा है, ठीक है, और यूनिट तो यही आएगी। जब मैंने एंगस्ट्रॉम मीटर ये कन्वर्जन बताया, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इनकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जैसे सेंटीमीटर, मीटर या एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या एंगस्ट्रॉम हो गई, या फिर और क्या बच रही है, नैनोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट्स क्या होंगी। देखो यूनिट क्या क्या होगी, यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर। ठीक है, इन सब का इंटर कन्वर्जन आपको आता है। ठीक है, क्वेश्चंस में जनरली ये कोशिश करना कि मीटर की टर्म्स में ही आप सॉल्व करो। बाकी फिर अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन है कि पर्टिकुलरली आपको उसी यूनिट में आंसर देना है, तो फिर उसी यूनिट में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो गई वेवलेंथ की यूनिट। ठीक है, लेंथ के हिसाब से ही आपको पता चल रहा है। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, ये आपको सोच के बताना चाहिए। बताओ क्या होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके हिसाब से? देखो क्या है, अब ये मत बोल देना कि सर लेंथ मतलब लेंथ के इनवर्स यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। भाई प्रोपोर्शनलिटी इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, या फिर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम इनवर्स या तो पर सेकेंड होती है
या सेकंड इनवर्स होती है, मतलब सेकंड इनवर्स कह लो या फिर आप हर्ट्ज कह लो, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई। ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर बेसिकली एक नंबर है, तो नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है। टाइम पीरियड की आप जानते हो, या तो सेकंड होती है या आवर होती है या फिर मिनट भी होती है। ठीक है, सीक्वेंस में लिख लेते हैं हम इसको, क्या क्या होती है, या तो सेकंड होती है या मिनट होती है या फिर आवर होती है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बातें क्लियर है। तो ये हो गई कुछ वेव के बारे में कुछ टर्म्स जो हमें ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको बहुत जगह काम भी आएगा, प्लस से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे रेडिएशन की मैंने अभी बात करी, हम रेडिएशन की ही बात करें कि वेव जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वेव जो है डिफरेंट टाइप की होती है, एंड एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये जो रेडिएशन है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कौन कौन सी, देखो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये देखो यहाँ पे जो ये नंबर दिए हुए हैं ना, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, मतलब ये इनकी वेवलेंथ है, इन रेडिएशन की वेवलेंथ, यानी कि जैसे विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास तक रहती है। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास, बात क्लियर है। ठीक है, और ये विजिबल रीजन की है, विजिबल रीजन में ही आप विजिबल हो, मतलब आप इंसानों को या मुझे या तुम्हें इसी रीजन में दिखाई देगा, यानी कि विजिबल रीजन में अगर कोई रेडिएशन होगी वही हमें विजिबल होती है। ठीक है, जैसे अभी विजिबल रीजन में हम सब कुछ देख पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी एक्सरे वगैरह निकलवाया हो, तो रखते हो ना मशीन के नीचे हाथ वगैरह रखते हो, तो एक्सरेज गिरती है। ठीक है, तो क्या जब एक्सरेज गिर रही होती है आपको पता थोड़ी चलता है, दिख थोड़ी रही होती है, वो कलरलेस होती है। ठीक है, कोई मतलब वो रेडिएशन उस रीजन में आती है जहां पर आप देख नहीं सकते। देखो इस रीजन में आती है एक्सरे, जहां पे आप देख नहीं सकते। यूवी रीजन्स भी नहीं, यूवी रेज भी आप नहीं देख पाते। आप घर के बाहर निकलते हो, आप कहते हैं ना सन से यूवी रेज निकल रही है, यूवी रेज निकल रही है, ओजोन में छेद हो रहे हैं, तो यूवी रेज भी हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो गामा रेज, रेडियो वेव, एफएम रेडियो वेव्स, टीवी, शॉर्ट वेव, एम, बहुत टाइप की रेडिएशन होती है जो हम देख नहीं पाते। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। ठीक है, वेवलेंथ के ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, यहां से लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, लैम्बडा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है। देखो 10 की पावर -14, देन 10 की पावर -12, 10 की पावर -10, देन 10 की पावर -8, देन 1, देन 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 4। तो यानी कि ये जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज दी हुई है, ये वेवलेंथ की वैल्यूज दी हुई है। किसकी वैल्यूज दी हुई है, वेवलेंथ की। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ इस ऑर्डर में बढ़ रही है तो आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, रिवर्स ऑर्डर में इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही होगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये कहां से आया, तो ये अभी आएगा, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है कि ये वाली चीज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्बडा कहां से हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले। तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह जो भी पढ़ा उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज, यानी कि किलो की जगह मैं 10⁻³ लगा रहा हूँ, ठीक है, किलो को कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, तो क्या हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं, वेवलेंथ बराबर होता है c/μ, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, हमें c की वैल्यू पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। c की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1368 × 10⁻³ पर सेकेंड। हर्ट्ज की जगह हम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर सेकेंड। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर्ट्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड से सेकेंड गया, जो भी आंसर आएगा आपका मीटर में ही आएगा, तो ये जो है 219.3 के आसपास आता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, एंड डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपको दे रखी है ये, ठीक है, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 8 × 10⁷ किलोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6 × 10⁻³ पर सेकेंड। अब एक चीज बताओ, आपसे पूछा गया है टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो क्या आपको डिस्टेंस दे रखी है? ऑब्वियसली दे रखी है। क्या आपको वेलोसिटी पता है? क्या आपको वेलोसिटी पता है? तो ऑब्वियसली आपको वेलोसिटी भी पता है। तो क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा? यस, हो जाना चाहिए। डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? 8 × 10⁷ × 10⁻³ मीटर, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होती है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हमें कोई काम नहीं था, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन ही पार्ट बच रहा है। तो ये आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? देखो, अभी तक हमने कहा कि कोई भी जो एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब प्लैंक्स उठ के आया कि नहीं, मैं वेव नहीं मानूंगा, मैं तो कहूंगा कि जो एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। उन टुकड़ों को पैकेट्स बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी transmitted according to Planck's quantum theory, energy transmitted in the form of small packets, ठीक है, small packets called quantum, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ये स्मॉल नंबर ऑफ पैकेट्स है, ये यहाँ छोटे 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 क्या है? पैकेट्स हैं, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए, ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है। देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल हो रही थी, और यहाँ पर प्लैंक के अकॉर्डिंग छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है। बात क्लियर है? अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन छोटे छोटे पैकेट्स की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है। क्या होती है?
पर्टिकुलर एनर्जी होती है और वो एनर्जी बराबर होती है एच म्यू के। या यूं कह लो, ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है, अब जितने ज्यादा छोटे छोटे पैकेट्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि इन पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इन पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही फास्ट जो है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आती है एच म्यू। क्या आती है? एच म्यू। और इस पर्टिकुलरली एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू के बराबर होती है, इसकी एच म्यू के बराबर होती है, इसकी एच म्यू के बराबर होगी, इसकी एच म्यू के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? और जितने ज्यादा पैकेट होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि E इक्वल्स टू एन एच म्यू, ठीक है। यहां से एक तो ये फॉर्मूला बन के आ गया आपका, इक्वल्स टू एन एच म्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, म्यू भी आप पीछे डिफाइन करके आओ कि म्यू बराबर होता है सी बाय लैम्बडा, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है? सी बाय लैम्बडा। तो यहां पर आप म्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो? E इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्बडा, E इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्बडा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। h क्या है यहाँ पर? h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी ही बातें हैं। क्लियर है? आगे चलें। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है और एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऐसे फोटोन की, जिस फोटोन की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसके बराबर उसकी क्या हो गई? एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है? देखो, मैंने ये पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, ये सब काम आने वाली चीज है, ठीक है। अब यहां से हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है एच म्यू। अब E की जगह तो म्यू क्या हो जाएगा? E बाय एच इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो E की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और H की वैल्यू भी हमें पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा? म्यू। अब इसको सॉल्व करने के बाद जब म्यू आया, तो अब इसी वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 0.49 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आने के बाद लैम्बडा तो निकालना आसान ही है। लैम्बडा क्या हो जाएगा? आपको लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन अच्छे से पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या आ जाएगा? सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो सी की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो। इसको पुट करो एंड अब सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्बडा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो यहाँ तक काफ़ी है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलें आगे।
ठीक है, अगर मैं आंसर बता दूं इसका लैम्बडा तो 6.204 इंटू 10⁻⁻7 के आसपास आंसर होगा इसका। ठीक है, बट कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो देखो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इस साल ही ये ऐड हुआ है। ठीक है, पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था, अब इस साल इसको ऐड कर दिया गया है। अभी तक इसमें से क्वेश्चन आना बंद हो चुके थे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है, तो इस चीज को समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल की सरफेस से इस मेटल सरफेस पे मान लीजिए मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत सारे। ठीक है, इस मेटल पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब एक चीज बताइए, इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हमें अगर ये इलेक्ट्रॉन एक निकालना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या होती है, एच म्यू लिख लेते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो पहली बात तो यहाँ पे एक पहला टर्म आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब समझो क्या चीज है ये, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an metal surface is called threshold energy। ठीक है, इसको हम h म्यू नॉट से भी डिफाइन करते हैं और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यानी कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल की सरफेस छोड़ने के लिए। यानी कि इससे कम एनर्जी अगर आप दोगे तो मेटल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी नहीं। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स से रिलेट कराऊं, मान लो कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, सरफेस पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर इसका फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए आपको 10 न्यूटन से ज्यादा ही फोर्स देना पड़ेगा। उससे कम के फोर्स में ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेम ये है कि जो मिनिमम अमाउंट, यानी कि यहाँ पे आपको 10 न्यूटन पे भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, आपको 10.1 न्यूटन ये देना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स, तब जाके ये ब्लॉक मूव करेगा। यहाँ पर भी ये वही एनर्जी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसी को क्या बोला गया है, वर्क फंक्शन। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर है ये। अब मान लीजिए अगर आपने वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दी, या यूं कह लो जो एनर्जी आपने दी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो जरूरत से ज्यादा दे दी, तो क्या होगा। तो जैसे इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, ठीक है, इस ब्लॉक को हल्का सा मूव करवाने के लिए, जैसे इस ब्लॉक को यहां तक खिसकाने के लिए, ठीक है, ये डॉटेड वाला पार्ट मतलब आपने इतना पार्ट इसको खिसका दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या 10.2, 10.3, 10.5 न्यूटन देना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपने इसको 100 न्यूटन का फोर्स दे दिया। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स मूव करवाने के लिए, लेकिन आपने दे दिया 100 न्यूटन। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, आगे। ठीक है, ये ब्लॉक उड़ता 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 आगे ही चला जाएगा। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। अगर इसको रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा। ठीक है, मूव कर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बजाय ज्यादा ही बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाकी की जो एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज्यादा, वो इसको एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा।
कैसे यूज करेगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी जो एनर्जी आपने दी है उसमें से आपको वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो बची हुई एनर्जी है वही तो वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जगह आप हाफ mv² भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड हुई तो। यहाँ पे m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, और h को आप अच्छे से जानते हो, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस h म्यू नॉट को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं कलेक्टिवली। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक भी बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, ये जो मेटल की सरफेस है ये हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर ये हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया। ठीक है, और अगर जरूरत से ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा? जो एनर्जी बची हुई एनर्जी है, मतलब वर्क फंक्शन के अलावा जो एनर्जी बची हुई है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी। कैसे यूज हो जाएगी? एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतनी ही कहानी थी। अब थोड़े बहुत हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट अ वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 58 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 58 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 58 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि वेवलेंथ को हमें मीटर में कैलकुलेट करना है। या फिर आगे ये बोल रहा है वेव नंबर क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता होगा। तो म्यू ढूंढना है तो वो हो जाएगा c/λ। c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर गया तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आएगी, ध्यान से देखो, 3 इंटू 10⁸, ये सॉल्व तुम्हें ही करना है। ठीक है, ये मैथ्स में नहीं करने वाला, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन नहीं करने वाला मैं। ठीक है, और ये आ जाएगा पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन आपको आती ही है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। चले आगे। तो अच्छा हाँ, वेव नंबर निकालना तो भूल ही गए। वेव नंबर क्या होगा? तो वेव नंबर सीधा सीधा होता है 1/λ के बराबर। ठीक है, तो लैम्बडा कितना दिया हुआ है आपको? लैम्बडा आपको दिया है 58 एंगस्ट्रॉम। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? 58 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये जो वेव नंबर आएगी, ये जो नंबर ऑफ वेव्स आएगी, ये 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं ये बताएगी। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोनों सवाल क्लियर है। यहां से आपका वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड with a light of frequency 1.6 into 10⁻16 hertz, the photoelectrons emitted had a twice the kinetic energy as the photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with the light frequency 1.0 into 10⁻16 hertz. Calculate the threshold frequency. यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है।
अब देखो यहां पे हो क्या रहा कि एक ही मेटल सरफेस है, ठीक है। जब मैं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर 16 किलो हर्ट्ज की, या सॉरी 16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब दे रहा हूं, तो यहां से जो एनर्जी निकल रही है वो मान लेते हैं प्राइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 निकल रही है, ठीक है। मतलब डबल है, ध्यान से देखो आगे लिखा हुआ है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैज द ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज द, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है, जो डबल है काइनेटिक एनर्जी 1 की। और जब मैं इसी मेटल को 1 × 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी देता हूं, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है वो Ke1 हो रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है h म्यू माइनस h म्यू नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस मतलब सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी 1, भाई इसको अगर मैं μ2 मान लेता हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 वाली हो गई, सॉरी 2 वाली हो गई, और इसको μ1 मान लेते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी भाई h तो कांस्टेंट है, देखो μ0 अपॉन h म्यू माइनस म्यू नॉट, यही बनेगा फॉर्मूला। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब आगे देखो आगे क्या चीज है, यहां पे ध्यान से देखो, जब मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं 1.6 × 10⁻16, तो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस के बराबर। अब ये h से h तो गया, अब देखो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1, ये बराबर है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी है 1.6 × 10⁻16 किलो हर्ट्ज के माइनस म्यू नॉट अपॉन सेकेंड वाली काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 1.0 × 10⁻16, ठीक है, माइनस म्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल है, यानी कि ये डबल वाली है, तो यहाँ पे मैं 2/1 पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह 2/1 पुट कर सकता हूँ, भाई काइनेटिक एनर्जी तो डबल है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2/1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 2/1। तो ये जो इक्वेशन बनी है, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या होगी ये, देखो 2 × 10⁻16 माइनस 2 म्यू नॉट बराबर 1 × 10⁻6 माइनस म्यू नॉट, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 × 10⁻16 माइनस 1.6 × 10⁻16 इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको यार हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, आपने देख ही लिया होगा, वरना वीडियो है पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, देखो क्या लिखना है हमें, 2 × 10⁻16 माइनस 1.0 × 10⁻16 इक्वल्स टू म्यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 × 10⁻16 आ जाएगा, 1 × 10⁻16। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द आइज ऑफ अ रेप्टाइल पास अ विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन द विजुअल रिसेप्टर्स आर स्ट्रक बाय द फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है 859 नैनोमीटर, ठीक है। इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर हो गया, ठीक है। अब इफ एन एनर्जी ऑफ 3.15, देखो एनर्जी भी लिख देते हैं डायरेक्ट,
एनर्जी कितनी होगी 3.15 इंटू 10⁻⁻14 जूल, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप अ सिग्नल। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स दैट मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर। देखो फोटोन्स जब आ गया तो जाहिर सी बात है ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है, प्लैंक्स क्वांटम। और उसमें फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू NhC बाय लैम्बडा, ठीक है। एनर्जी आपको दे रखी है जो कि है कितनी, एनर्जी है 3.15 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। एन की वैल्यू हमसे पूछी है तो यहाँ पे ये लैम्बडा भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा जो कि है 859 इंटू 10⁻�9, ठीक है। एंड देन एच और सी अपॉन में आएगा, एच की वैल्यू हमें दे रखी है देखो 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और सी की वैल्यू भी हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बच रहा है जो कि आपको अच्छे से करना आता है। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करने वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो कि आपको अच्छे से आता है, तो ये इतना क्लियर है, ठीक है, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी मैं बता देता हूं। तो वो आंसर आएगा 1.37 इंटू 10⁵ फोटोन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्डअप हो रहे हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि अगर सेकंड लेक्चर जब भी आने वाला होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और हमारी वेबसाइट पर acadexcel.com पे आपको नीट एनोटेशन PDF मिल जाएगी, नोट्स की PDF मिल जाएगी, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे इस लेक्चर के असाइनमेंट, सेकंड लेक्चर के असाइनमेंट, थर्ड लेक्चर के असाइनमेंट, वे असाइनमेंट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके रेगुलर माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वीडियो के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको सब अवेलेबल है एकेडेक्सेल के वेबसाइट पे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।